उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी एम्स पहुंची और उन्हें वहां मृत्यु घोषित कर दिया गया। और 31 दिसंबर 1984 को आनंद फानन ने राजीव गांधी को देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई और वो 89 तक प्रधानमंत्री रहे। और 21 मई 1991 को 21 मई से 10 तारीख तक पीछे जाएंगे अगर आप, तो उस इलेक्शन कैंपेन में कोई राजीव गांधी की 7 से 8 सभाएं थी। उन 5 सभाओं में कोई उनके साथ था, लेकिन बाकी की 3 सभाओं में उनके साथ नहीं था। और राजीव गांधी को 21 मई 1951 को श्री पेरम्बदूर में जब वो सभा संबोधित करने जा रहे थे, तो ऐसा बताया जाता है कि तमिल टाइगर्स ने एक सुसाइड बॉम्बर के द्वारा उनकी हत्या कर दी। आजकल कोई शायद होता तो 3 MP की टिकट, 2 MLA की टिकट ये जरूर मांगता, लेकिन पंडित ओमकारनाथ ठाकुर ने बिना किसी झिझक के सरदार पटेल से कहा कि मेरी एक शर्त है और वो शर्त पूरी करेंगे तो मैं आऊंगा, नहीं तो मैं नहीं आऊंगा। सरदार पटेल से पूछा कि आप बताइए। उन्होंने कहा कि मैं खंडित भारत में खंडित वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। उनकी शर्त को मानते हुए रात में यहां से हेलीकॉप्टर गया, मद्रास से पंडित ओमकारनाथ ठाकुर साहब को लाया गया। और ऐसे ही जो आप आज की संसद देखते हैं, जो अब तो नहीं बन रही है, ऐसे ही उसमें ऊपर थे, उसमें सब बैठे हुए थे। तो हमारे चचा ने आजादी की स्पीच दी, आप सबको पता है। मैंने बड़ी रिसर्च की कि आखिर जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजी में क्यों दी स्पीच। तो कुछ लोग बोले उस समय लोग हिंदी नहीं जानते थे। अब उन्होंने अपनी स्पीच दी, वो कहां किसके लिए दे रहे थे वो एक अलग विषय है। और जब पंडित नेहरू आके मंच पे बैठे तो सरदार पटेल की तरफ इशारा किया और सरदार पटेल ने उन संगीतकार को ऊपर भेजा। पंडित ओमकारनाथ ठाकुर ने पूरा वंदे मातरम संसद में गाया और दूसरे दिन ऑल इंडिया रेडियो से 10 बजे उसको दोहराया गया। मेरा आपसे निवेदन संवैधानिक है, आजाद भारत की संसद में जब पूरा वंदे मातरम गाया गया तो सवाल यह है कि वो कौन सी ताकतें थी कि पिछले 70 सालों से आज भी वंदे मातरम संसद में अधूरा गाया जाता है। इसलिए ये कोई सरकार का फंक्शन नहीं है, यहाँ कोई बाध्यता नहीं है, ये भारत विकास परिषद का कार्यक्रम है और भारत विकास परिषद की मां का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इसलिए कम से कम ऐसे कार्यक्रमों के अंदर पूरा वंदे मातरम गाएं ताकि आने वाली नस्लों को पता चले कि हम 15 अगस्त 1947 को पैदा नहीं हुए हैं। और वो पूरा वंदे मातरम आप गा सकते हैं। उस मुहिम को लेकर के मैं बहुत समय से काम कर रहा हूँ। लता मंगेशकर जी जीवित थी, उनसे भी बात हुई और अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि मनोज कुमार जी की देहांत हो गया। उन्होंने इसमें मेरी बड़ी मदद की है और मैं इस कैंपेन को तथ्यों पे चला रहा हूँ, ये कोई मेरा पर्सनल एजेंडा नहीं है। क्योंकि आज जब आप पूरा वंदे मातरम गाएंगे तो भारत की जो तस्वीर है वो समझ में आएगी। और ये जो जन गण मन लिखा गया है, आज तक मुझे ये पता नहीं चला कि जब ये लिखा गया था तो भारत भाग्य विधाता कौन था, लेकिन आज भी चल रहा है भारत भाग्य विधाता। तो जब लिखा गया था तब तो 47 था नहीं, ये तो पहले लिखा गया था, तो किसको भारत का भाग्य विधाता बताया गया वो हमें पता नहीं चला। लिहाजा जब भी ऐसा कोई कार्यक्रम हो तो पूरा वंदे मातरम गाएं या न गाएं, गाएं तो पूरा गाएं। अब आते हैं असली बात पे। इस कार्यक्रम को एक लंबे समय से इसका इंतजार था। छत्तीसगढ़ में मैं शायद किसी को नहीं जानता था, कई बार आया भी और चला भी गया। लेकिन अभी 4-5 महीने पहले जो हमारी टीम के साथी हैं जो बनारस में हैं,
वो भी सीए सतीश जैन साहब हैं। उन्हीं के परिवार से यहाँ उमेश जी हैं, जो इस छत्तीसगढ़ का मुझे चारों तरफ घुमाते हैं। मेरी पहली विनती आपसे है, जिस शब्द को आप नहीं जानते उस शब्द का इस्तेमाल न करें। सब कर रहे हैं, अब सब मूर्ख है तो उसमें मत खड़े हुए। इसलिए सभा शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक विनती है कि अभी 2 दिन पहले जो एक बहुत ही दुख भरी हृदयविदारक घटना घटी है, उसमें कोई 300 से आसपास सनातनी हिंदू मारे गए हैं। आप सबसे मेरा निवेदन है कि ये राष्ट्र का फंक्शन है, कोई सरकारी फंक्शन नहीं है। सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी मैं इसको नहीं जानता। आप सब लोग 2 मिनट के लिए उस हवाई क्रैश में मारे गए भारतीयों की याद में मौन रखें। धन्यवाद। एक आपके सामने कुछ ऐसी तारीखें, कुछ ऐसी घटनाएं रखना चाहता हूं। नतीजे पे आपको पहुंचना है, मैं कॉन्क्लूजन नहीं बताऊंगा। लेकिन हमारे समाज में बहुत सारी घटनाएं होती रहती है, उस पर बड़ी लंबी लंबी चर्चा करते हैं, बड़ा समय लगाते हैं और महीनों उन चर्चाओं के ऊपर अलग अलग तरीके से लोग उसको प्रेजेंट करते हैं। मैं कुछ घटनाएं आपके सामने रखना चाहता हूं, निष्कर्ष पे आप पहुंचिए, मैं पहुंच चुका हूं, और इसको बताने के बाद फिर मैं अपनी बात बताऊंगा। 25 फरवरी 1968, वैसे कोई ऐसी घटना नहीं घटी थी कि इसकी याद रखा जाए, लेकिन मुझे अपनी बात को किसी अंजाम तक ले जाना है, इसलिए मैं इस दिन की डेट की बात कर रहा हूं। 25 फरवरी 1968 में राजीव गांधी की शादी हुई थी और 19 जून 1970 को विलक्षण प्रतिभा का एक ऐसा वैज्ञानिक जो आलू से सोना बनाता है, उसका जन्म था। 12 जनवरी 1972 को उस परिवार में एक बेटी पैदा हुई जो 40 साल के बाद सिर्फ 2 ही बातें कहती है कि उसकी नाक इंदिरा गांधी से मिलती है, उसके बाद इंदिरा गांधी से मिलते हैं, फिरोज गांधी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। 23 फरवरी 1974 संजय गांधी की शादी होती है और 13 मार्च 1980 को वरुण गांधी का जन्म होता है। यहां तक तो अपनी बात कहने के लिए मुझे ये रखना था, लेकिन इन घटनाओं को जोड़िएगा, मैं 1000 बार जोड़ चुका हूं और ये कोई ऐसी नहीं कि ज्यादातर जो मुझसे उम्र में बड़े होंगे उनको भी होगा और मेरे कंटेम्परेरी लोग हैं उनको भी अंदाजा होगा। 23 जून 1980 को संजय गांधी दिल्ली के सफदरजंग फ्लाई क्लब में रोज की तरह उड़ान भरने गए और उनका प्लेन उड़ने के 5 मिनट बाद गिर गया और उनकी मृत्यु हो गई। हिंदुस्तान की, भारत की सबसे ताकतवर पॉलिटिकल पार्टी, उनके घर में एक बेटे